सुबह हुई। संयोगिता को तो आदत थी जल्दी उठने की, ऊपर से मुर्गे ने भी बांग दे दी। संयोगिता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी भी वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका उसे पता भी तो नहीं था, इसलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाही, देखा कि मुन्ने ने उसका पल्लू अपने हाथ में बांध रखा था। मुन्ना का अपने प्रति प्यार देखकर उसका मन ममता से भर उठा और उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर मुन्ना का सिर सहलाने लगी। मुन्ना नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? संयोगिता ने मुन्ना को प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं जाऊंगी मेरे मुन्ने, कभी नहीं जाऊंगी। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुना। शायद दीनू काका जाग गए थे और कुएं में से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी डाला, गाय का गोबर उठाया, गौशाला की सफाई की, गाय का दूध दोहकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया, फिर कुएं से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज दी, मालिक, मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है दीनू काका, शिवनंदन सिंह बोले। शिवनंदन सिंह जल्दी से उठे और चूल्हा बालकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई और उसमें आटे का हलवा बनाने लगे। तब तक रधिया भी आ पहुंची थी और उसने सारे घर में झाड़ू पोछा लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी संयोगिता भी उठकर आई और शिवनंदन से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। दीनू काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराजिन भी नहीं आई है, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? शिवनंदन बोले, तो आपने मुझे कह दिया होता। संयोगिता बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। शिवनंदन सिंह बोले, जी ठीक है, संयोगिता ने कहा। और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। शिवनंदन बोले, किस संदूक की चाबी? संयोगिता ने पूछा। अरे, मुन्ना की माँ की साड़ियाँ और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए, और हाँ, इस संदूक की चाबी आप अपने पास ही रखिए। शिवनंदन बोले और संयोगिता ने संदूक की चाबी ले ली। फिर एक साड़ी खुद के लिए निकाल कर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। रधिया ये सब देखकर बोली, मालिक, आज घर में रौनक लग रही है। घरनी से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। संयोगिता फिर सिलबट्टे पर चने की दाल पीसने बैठी, जो उसने रात को भिगो कर रखी थी। तभी रधिया बोली, नहीं बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमारा है, हम कर देते हैं। वैसे इसका क्या बनाओगी बिटिया? मुन्ना बोल रहा था कि उसे चने के दाल के पराठे बहुत पसंद हैं। सोच रही थी कि उसके लिए बना दूं। संयोगिता बोली, अच्छी बात है बिटिया, मुन्ना को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं। रधिया बोली। अब तक मुन्ना भी जाग चुका था। संयोगिता बोली, जाओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया। और मुन्ना तैयार होने चला गया। संयोगिता ने जल्दी से पिसे चने का मसाला तैयार किया और पराठे बनाने शुरू कर दिए। तभी दीनू काका भी मंदिर से लौट आए। दीनू काका, आज मंदिर में बहुत देर लगा दी? शिवनंदन सिंह ने पूछा। हाँ मालिक, आज पंडित जी चौपाइयाँ सुनाने लग गए, तो मन किया कि पूरा सुनकर ही जाऊं, इसलिए देर हो गई। और हाँ, आते समय ये 2 पके हुए कैथ दे दिए किसी ने, बोला चटनी बना लेना। दीनू काका बोले। रधिया बोली, ये भी खूब रही, लाओ इधर, कैथ मुझे दो, मैं बना देती हूँ चटनी। इसकी चटनी चने के दाल के पराठे के साथ अच्छी लगेगी। बिटिया ने छाछ में तड़का लगा दिया है और मालिक ने हलवा बना दिया है, आज तो नाश्ते में मज़ा ही आ जाएगा। इतना कहकर रधिया ने दोनों कैथ फोड़े, 8-10 लहसुन की कलियां छीलीं, 3-4 लाल मिर्च, थोड़ी साबुत धनिया और खड़े नमक के साथ अच्छी सी तीखी और खट्टी चटनी बना दी।
तब तक मुन्ना और शिवनंदन भी स्नान करके आ चुके थे। इधर संयोगिता गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी, उधर सब आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और संयोगिता ने अपने परोसने के लिए थाली उठाई ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजन सुखमती आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, ये क्या मालिक, दूसरी महाराजन रख ली? और इतना कहकर दंदनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है री तू, और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर हाजिरी में मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई? तूने क्या समझा, सीधे सादे मालिक को बेवकूफ बना लेगी? तू मुझे जानती नहीं, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मेरा काम छीनेगी, मेरे पेट पर लात मारेगी। करमजली, जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। संयोगिता ने इतना सुना तो सकपका गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुन्ना ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ सुखमती दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में घी भी नहीं डालती थी। रधिया बोली, सुखमती काकी तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है ना और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी सुखमती गुस्से से रधिया से बोली, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ रधिया कि पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी दीनू काका बोल पड़े, अरे सुखमती, काहे लोगों की खुशियों में नजर लगा रही है? अगर कोई किसी से मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हो दीनू? कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ? सुखमती गुस्से से चीख पड़ी। और तभी दीनू काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा। ये भली चलाई, किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीवी बना कर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं। सुखमती इतराकर हाथ मटकाते हुए बोली, अब शिवनंदन सिंह से रहा न गया। संयोगिता पर घटिया इल्जाम लगते ही बोल पड़े, काकी अब तक मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब तुम किसी पर बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। सुखमती काकी बोली, हाँ हाँ जाती हूँ। धौंस किसको दिखा रहे हो प्रधान जी? सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी मुन्ना बोल पड़ा, वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी। बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठा कर ले आया है, अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर सुखमती वहां से चली गई। इधर संयोगिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुई है। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रधिया शिवनंदन सिंह से बोली, मालिक, मुन्ना के हाथों खाना भेजिए तो बिटिया खा लेंगी। शिवनंदन ने थाली लगाकर मुन्ना के हाथों भिजवा दी और मुन्ना से बोले, जाओ माँ को खाना खिला दो। मुन्ना थाली लेकर पहुंचा और संयोगिता से बोला, माँ खाना खा लो। संयोगिता बोली, भूख नहीं है। मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें सुखमती दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी हैं। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती हैं। लो मेरे हाथों से खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, संयोगिता ने फिर से कहा। लेकिन इस बार मुन्ना ने निवाला संयोगिता के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और संयोगिता ने नाश्ता खाना शुरू कर दिया। मुन्ने के हाथ से संयोगिता ने नाश्ता खा लिया। ये सब शिवनंदन सिंह पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मुन्ना का संयोगिता के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर शिवनंदन सिंह की आंखें भर आईं और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ना हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? संयोगिता को कभी न कभी तो इस घर से जाना पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है, और अगर कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो संयोगिता को तो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मुन्ने का क्या होगा? वो बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा है, और अगर संयोगिता भी चली गई तो बेचारे का न जाने क्या हाल होगा।
लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। बाद का देखा जाएगा। शिवनंदन सिंह खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी मीठी दौड़ते दौड़ते आई। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ हो तुम? देखो, मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मुन्ना भी मीठी की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई मीठी? चलो मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या हुआ मुन्ना, ऐसा क्या दिखाना चाहते हो मुझे? मीठी ने पूछा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मुन्ना बोला। अच्छा बाबा, लो कर ली आंखें बंद, मीठी बोली। मुन्ना मीठी को संयोगिता के पास ले जाकर बोला, मीठी अब आंखें खोलो। मीठी ने जैसे ही आंखें खोली, संयोगिता को सामने देखकर हैरानी से पूछा, मुन्ना ये कौन है? पहचानो तो भला, ये कौन है? मुन्ना बोला, नहीं पहचाना मुन्ना, अब बताओ भी कि ये कौन है? मीठी बोली, अरे पगली, ये मेरी माँ है। पता है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी, फिर वैद्य जी से इलाज किया और ठीक होने पर मैं इन्हें घर ले आया। है ना सुंदर मेरी माँ, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो ये तेरी माँ है? सच में बहुत सुंदर है, मीठी बोली। फिर मीठी बोली, मैं अपनी माँ को बताकर आती हूँ कि मुन्ना की माँ वापस आ गई है भगवान के घर से। और इतना कहकर मीठी वापस अपने घर चली गई। तभी शिवनंदन सिंह ने मुन्ना से कहा, बेटा, मीठी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वह अपनी माँ से बता देंगी और महाराजन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है। पता नहीं क्या लगाई बुझाई करें, क्या क्या बोलें तेरी माँ के बारे में। मुन्ना बोला, महाराजन दादी सच में मेरी माँ को बुरा कहेंगी? शिवनंदन सिंह बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन सुखमती काकी हमसे गुस्सा होकर गई हैं, इसलिए कुछ ठिकाना नहीं। मुन्ना बोला, लेकिन बाबा अब क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। शिवनंदन सिंह बोले। मीठी अपने साथ अपनी माँ को संयोगिता से मिलाने ले आई। देखो माँ, देखो देखो, ये रही मुन्ना की माँ। मुन्ना कह रहा था नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मुन्ना ने वैद्य जी से उनका इलाज कराया, फिर अपने घर ले आया। मीठी अपनी माँ सुमित्रा से एक सांस में ही सब कह गई। अब सुमित्रा और मीठी संयोगिता के सामने थे। सुमित्रा बोली, सच में तुम मुन्ना की माँ हो? संयोगिता बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे, मामा मामी ने सहारा दिया, फिर शादी हुई, पति फौज में थे, वो शहीद हो गए, और अब न मामा मामी रहे और न ससुराल में कोई है, इसलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मुन्ना से मिला देगा। बरसों से ममता के लिए तरस रहा है, अगर मैं उसे वो ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया है कि ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ मुन्ना के लिए। अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करूँगी। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सा काम पड़ा है। और इतना कहकर सुमित्रा चली गई। मुन्ना और मीठी आपस में खेलने लगी। तभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग शिवनंदन सिंह के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज लगाई, प्रधान जी, जरा बाहर तो आइए। आवाज सुनकर शिवनंदन सिंह ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है? उनमें से एक ने कहा कि बात तो है, लेकिन वो आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कैसे कहूं। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिवनंदन सिंह बोले, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं? उनमें से फिर एक ने कहा कि आपकी महाराजन सुखमती ने गांव भर में खबर फैला दी है कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मुन्ना की माँ कह रहे हैं। बिना ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे सम्मानीय व्यक्ति को ये सब शोभा नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मुन्ना के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। अब आप बोले कि सौतेली माँ न जाने कैसा व्यवहार करे मुन्ना के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको अखर रहा है। और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं, आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? शिवनंदन सिंह बोले, अच्छा तो आपकी ये समस्या है, मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए।
लोग जब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब शिवनंदन सिंह का मन ग्लानि से भर गया। बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को। वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। शिवनंदन सिंह ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांगकर विदा कर दिया। लेकिन शिवनंदन सिंह बहुत ही विकट समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे संयोगिता से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दें तो मुन्ना का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत ही कष्टदायक होता है, और अब वो उसका समाधान ढूंढने लगे। शिवनंदन सिंह गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी दीनू काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने शिवनंदन सिंह को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको सता रही है? इससे पहले आपको मैंने इस तरह कभी नहीं देखा। क्या बताऊं दीनू काका, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। शिवनंदन सिंह ने जवाब दिया। ऐसा क्या हुआ मालिक, ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं सुखमती महाराज ने कोई लगाई बुझाई की है? दीनू काका बोले। हाँ दीनू काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक कि संयोगिता मेरे घर से चली नहीं जाती। शिवनंदन सिंह दुखी होकर बोले, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं संयोगिता बिटिया ने तो नहीं सुनी? दीनू काका ने शिवनंदन सिंह से पूछा। नहीं काका, संयोगिता को मुन्ना, शेरू और मीठी नदी के किनारे लेकर गए थे। इस विषय में संयोगिता को कुछ भी नहीं पता चला। शिवनंदन सिंह बोले, बहुत ही अच्छा हुआ मालिक। संयोगिता बिटिया ये सब सुनती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। दीनू काका बोले। तभी संयोगिता के साथ मुन्ना, शेरू और मीठी नदी किनारे से वापस आ गए। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी दीनू काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसती हूँ, संयोगिता बोली। तभी संयोगिता ने कहा, चलो बच्चों मुंह हाथ धोकर आओ, खाना खाते हैं। मीठी बोली, लेकिन मुन्ना की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई, माँ इंतजार कर रही होंगी। तभी मीठी की माँ सुमित्रा भी मीठी को बुलाने आ गई। संयोगिता बोली, चलो सुमित्रा बहन, तुम भी खाना खा लो। नहीं बहन, फिर कभी, अभी तो मैं मीठी को लेने आई थी, सुमित्रा बोली। लेकिन बहन, कल शाम को तुमने बातों ही बातों में बताया था कि तुम्हें दही वाली तली मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। आज बनाई है, जरा चख लेती तो मुझे अच्छा लगता, संयोगिता बोली। और क्या क्या बनाया है तुमने? सुमित्रा ने पूछा। बस ज्यादा नहीं, काली दाल, हरी धनिया की चटनी, आलू का भरता, तली मिर्च और बाजरे की रोटी, साथ में छाछ, संयोगिता ने जवाब दिया। क्या बहन, इतना कुछ बना लिया और कह रही हो कुछ ज्यादा नहीं? ऐसा करो, मुझे दही वाली तली मिर्च दे दो, बाद में फिर कभी तुम्हारे हाथों का खाना चखूंगी, सुमित्रा बोली। ठीक है, अभी लाई। इतना कहकर संयोगिता ने अंदर से तली मिर्च लाकर सुमित्रा को दी और सुमित्रा तली हुई मिर्च लेकर मीठी के साथ घर चली गई। सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। रधिया शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। दीनू काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने सुमित्रा के घर में सुखमती महाराजन आई और आते ही सुमित्रा से बोली, कैसी हो सुमित्रा बहू, कब लौटी पीहर से? सुमित्रा बोली, ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही तो लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? सुखमती बोली। क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है। बेचारे मुन्ना को माँ मिल गई, कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और संयोगिता भी तो इस पे अपनी जान न्यौछावर करती है, किसी की नजर न लगे माँ बेटे के प्यार को। सुमित्रा बोली, काहे का माँ बेटे का प्यार, प्रधान जी की नजरों में खोट आ गया है। तुमने देखा नहीं, ठाकुर साहब से उम्र में कितनी छोटी है संयोगिता, 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए।
तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फर्क पड़ेगा? अभी तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोच कर देखो, भला कोई भी अनजानी पराई लड़की ठाकुर साहब के घर में आ जाती है और उसे मुन्ना की माँ की पदवी दे दी जाती है। ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता, समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की को क्या है, उसके ना आगे कोई ना पीछे, उसकी प्रतिष्ठा पर नहीं, ठाकुर साहब की प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। बिन ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है ठाकुर साहब की। सुखमती इतना सब एक साथ बोल गई, लेकिन कहा कि लड़की तो भली है। सुमित्रा बोली, किसने देखा है, ऐसे भोले लोग दुनिया में बहुत मिलते हैं, और मतलब होने पर चलते बनते हैं। सुखमती बोली, नहीं काकी, संयोगिता तो ऐसी नहीं दिखती। सुमित्रा बोली, शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं सुमित्रा बहू, अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर सुखमती आग में घी डालकर चली गई। तभी मीठी बोली, हाँ मैं मुन्ना के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तू कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। सुमित्रा बोली, लेकिन क्यों माँ? मीठी ने कहा, मैंने कहा ना कि तू मुन्ना के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। सुमित्रा गुस्से से बोली और फिर मीठी का हाथ पकड़कर सुमित्रा घर के अंदर ले गई। ये सब रधिया ने देख लिया और अंदर जाकर शिवनंदन सिंह से कह सुनाया। शिवनंदन सिंह पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। शिवनंदन सिंह ने रात्रि का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी न सके। दूसरे दिन जैसे ही संयोगिता बाहर निकली, सुमित्रा दरवाजा बंद करके फौरन अंदर चली गई। संयोगिता को सुमित्रा का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, वो मन महसूस कर रह गई। संयोगिता का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी, तभी सुखमती गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ शिवनंदन के घर जा पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो प्रधान जी, आपने क्या फैसला किया? शिवनंदन जी बोले, मुन्ना बहुत ही स्नेह रखता है उस लड़की से, उसे माँ मानता है और वो भी पूरी की पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ठाकुर साहब, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखमती बोली, बुलाइए उसे बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी दीनू काका भी खेतों से आ पहुंचे और रधिया पहले से मौजूद थी। दीनू काका बोले, मैं बुलाता हूँ संयोगिता बिटिया को। दीनू काका ने संयोगिता को आवाज दी, संयोगिता बिटिया जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी संयोगिता सर पर पल्लू किए हुए बाहर आ गई। दीनू काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? संयोगिता ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तभी सुखमती बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मुन्ना की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है, ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसे ही घूमती रहती हैं। अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और ठाकुर साहब का गला काटकर चलती बने। अब शिवनंदन सिंह से बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो सबके सामने चीख कर बोले, बस भी करिए आप सब। एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लांछन लगाए दे रहा है। वो मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद तो मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से मतलब है ना, तो ठीक है। और इतना कहकर शिवनंदन सिंह अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर संयोगिता की मांग में भर दिया और बोले, लो, आज से ये मेरी ब्याहता। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई सबको तसल्ली। यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। अभी मैं ना तो कुछ सुनने और ना ही कुछ कहने के लायक हूँ। खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब लोग वहाँ से चले गए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक मेरी बाकी की वीडियोस में बने रहें और जितने भी वीडियोस हैं प्लीज उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।